हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का पैसा बोलता है विद एस किटी। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। निवेश आपको कैसे करना है, कब करना है, कितना पैसा हाथ में होना चाहिए और अगर उतने पैसों को निवेश कर दें तो मार्केट देगा कितना, ये सारी बातें आज आपको बताएंगे निफ्टी का boss.com के को फाउंडर एंड पार्टनर राकेश बंसल सर। ऑथर भी वो हैं और लगभग 3 दशकों का अनुभव उनके पास मार्केट का है। वो ये बता रहे हैं कि कैसे 5 से 7 लाख रुपया अगर आपके पास है तो शुरुआती वक्त में ही आप 25 से 30 हजार शेयर मार्केट से इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके पीछे शर्तें क्या होनी चाहिए ये भी उन्होंने समझाया है। कौन निवेश करे कौन ना करे ये भी उन्होंने समझाया है। निवेश किधर को करें ये भी उन्होंने समझाया है। गौर से पॉडकास्ट को देखिए, इन्वेस्टमेंट के टिप्स लीजिए, पैसा कमाने के टिप्स लीजिए, लेकिन उसके साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पैसा बोलता है विद एस केटी, आपको फटाफट से सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्लिक करना है ताकि अगला पोस्ट होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और चलिए अब वेलकम कर लेते हैं राकेश बंसल सर का। सर, पैसा बोलता है में एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच शालिनी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। सबसे पहला सवाल तो निवेश की एबीसीडी में पढ़ूंगी आपसे, लेकिन पैसा बोलता है ये जब आप सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? देखो, पैसा ना सिर्फ, देखो सबसे पहले क्या आता है कि अगर आप देखो हिंदुस्तान में आपको कुछ भी काम कराना हो तो क्या होता है कि मनी वॉक्स, जो आपने बोला ना पैसा बोलता है, हाँ। है ना, एंड बुलशिट टॉक्स। पैसा ना सिर्फ बोलता है, पैसा ना बोलती बंद भी कर देता है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि यार पैसे से कुछ नहीं होता है, उसको समझना चाहिए कि ये चीज़ें तभी बोली जाती हैं जब आप पैसा कमा लेते हो। ठीक बात। अब अगर ये पैसे कमाने के ऊपर ही हम आगे चलें कि पैसा कैसे कमाएं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत करनी कहाँ से है, तो वो कैसे शुरू होता है? देखिए, पैसा कमाना ना, देखो बड़ी क्लियर है। या तो भैया आप पढ़ाई में बहुत होशियार हो, आईएएस आईपीएस हो, आईआईटी आईआईएम वाले लोग हो, है ना, सिलिकॉन वैली, मतलब कि अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हो। अब ये तो है नहीं कि जो व्यक्ति पढ़ाई में होशियार नहीं है वो पैसा कमाने का उसे हक नहीं है। हाँ। तो अब आप एक चीज़ देखो ना, जिस आदमी की एजुकेशन प्रीमियम इंस्टीट्यूट से नहीं है उसके लिए जॉब नहीं है। आप देखो, किसी आप ग्रेड बी ग्रेड सी से एमबीए करो, उसके बाद क्या करते हो आप? बैंक में जॉब मिलती है, अकाउंट खुलवा रहे हो, उसे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेच रहा है, जो आपके ऊपर बैठा है आईएम वाला आदमी वो आपके टारगेट सेट कर रहा है। हाँ। अगर आप इस मार्केट में आ जाओ, ये मार्केट जो अभी आप बोल रहे हो पैसा बोलता है, शेयर बाज़ार के अंदर आ जाओ और आप तरीके से काम करो। देखो, शेयर बाज़ार में आपको पैसा बनता है, सबको मालूम है। पैसा बनाने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप निवेश करो या ट्रेडिंग करो। निवेश के भी अपने तरीके हैं भैया, रिसर्च करके ही करोगे आप, और ट्रेडिंग भी आप स्ट्रेटेजी बना के करोगे। लगता है गट फीलिंग पे तो काम होता नहीं है। और शेयर बाज़ार में अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की काम है नहीं है, क्योंकि वो जो ज़्यादा रिसर्च करते हैं ना, ओवर थिंकिंग किल कर जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर बेसिक चीज़ ही काम आती है, चीज़ तेज है या ख़राब है। हाँ। अगर आपने ये चीज़ पकड़ ली तो यू विल चेंज योर फॉर्च्यून। तो स्टॉक मार्केट तो वो जगह है जहाँ पर एक आम आदमी अपना भविष्य बदल सकता है। जैसे लोग मिलेंगे कि जॉब छोड़ दो, क्यों जॉब छोड़ दो यार? एक मिडिल क्लास आदमी के पास है क्या? उसके पास भैया किराया तो है नहीं है, ना कोई एफडी का बहुत मोटा कोई ब्याज है, तो उसके पास है क्या? एक फिक्स सैलरी आ रही है ना। अब आप बात करें 1990 के दशक की, मिड 90s की, तो आदमी एक्स्ट्रा इनकम के लिए ट्यूशन कर देता था। आज की डेट में तो वर्किंग आवर भी इतने हार्ड हो गए हैं कि आप ट्यूशन भी नहीं कर पाते हो। तो स्टॉक मार्केट एक जगह है, अगर आप डिसिप्लिन से काम करो तो जो एक मिडिल क्लास आदमी है तो वो आराम से 20-25 हज़ार रुपये एडिशनल कमा लेगा महीने के। 2 साल बाद वो 25 हज़ार 40 हज़ार में कन्वर्ट हो जाएंगे, 40 के 60 हज़ार कन्वर्ट हो जाएंगे। और आप मानोगे, मैं तो कितने जो नए यंगस्टर्स हैं जो अच्छी जगह से पढ़े हुए हैं, उनको क्या दिक्कत होती है? उनको अटैक होता है कि मैं ना अपना स्टार्टअप शुरू करूँगा। तो मैं हर एक को ये बोलता हूँ, मेरी जानकारी पे मिले 1-2 मेरे दोस्तों के बेटे, मैंने कहा देखिए तो अच्छी जगह से पढ़ लिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तो अपने पापा जी का पैसा कूड़ा करेगा। तेरा मतलब कि तूने कमाया क्या है? हाँ। तू यार अच्छी जगह पे जॉब कर रहा है, अपने पैसे को पार्क कर, रिसर्च करके। अपने मम्मी पापा के पैसे को पार्क कर। मैंने कहा तेरे मम्मी पापा की मेंटालिटी नहीं है कि साल में 2 अब्रॉड में हॉलीडे करें बिजनेस क्लास में, तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमा के उन्हें बिजनेस हॉलीडे में बिजनेस क्लास में हॉलीडे करा। हाँ। तो स्टॉक मार्केट तो वो जरिया है जहाँ पर आप रिसर्च करके स्ट्रेटेजी बना के पैसा बना सकते हो। नहीं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप स्टार्टअप के खिलाफ हैं। देखो, पता है क्या, हर बंदा तो ओला उबर नहीं खड़ा कर सकता है ना। हर बंदा तो
स्विगी जोमेटो नहीं खड़ा कर सकता है। हाँ। तो आप करो ना, अपने दम पे करो ना यार। ये थोड़ा ना है कि आप करके आए हो। अब हर माँ बाप अपने बच्चे को मना नहीं कर पाते। ये थोड़ा ना है कि मम्मी पापा ने अपना जीवन कष्ट में बिताया है, उस पैसे को पार्क करके आपको स्टार्टअप करना है। दैट इज़ रॉन्ग। उस चीज़ के मैं अगेंस्ट हूँ। हालांकि आप रिसर्च करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ओला, उबर और स्विगी, जोमेटो भी पहले दिन से नई प्रॉफिट देने लग गया था, सालों लगा था और उतने दिन तक कोई टिक नहीं पाता है। अब क्योंकि सर आपने कहा कि शेयर मार्केट वो जगह है जहां पर 25 से 30 हज़ार महीना कमाया जा सकता है शुरुआती वक्त में, आगे चल के वो और बढ़ेगा। अब ये 25 से 30 हज़ार महीना शेयर मार्केट से कमाने के लिए मुझे लगाना कितना होगा? देखो, अगर आराम से, पता है होता क्या है, ये ना मार्केट बड़ा अजीब है। यहाँ पर आप 5-7 लाख रुपए लगा के 25 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हो, है ना। नहीं नहीं, फिर से 5-7 लाख रुपए लगा के आराम से पैसा कमा सकते हो। 25 से 30 हाँ, हज़ार महीना। आराम से निकाल लोगे पैसे को। बट आप सोचो कि अब मैं इसको डबल कर दूं तो यहाँ पे भी जैसे जैसे आपकी कैपिटल बढ़ती जाएगी ना, आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। तो छोटे कैपिटल में आप इजीली चीज़ को मैनेज कर सकते हो। तो ये ट्रेडिंग से होगा या ये ये तो इन्वेस्टमेंट से? मिक्स होगा ना। देखो, मेरे लिए तो ट्रेडिंग भी 6-8 साल भर का नज़रिया बना के होता है। मैं हर एक को बोलता हूँ कि इंट्राडे BTST नहीं करना चाहिए। इंट्राडे BTST नहीं करना चाहिए। ये वो अखाड़ा है जहाँ पर ना अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए ना, तो आजकल के हिसाब किताब पे कोई जीतेगा नहीं। आज देखो क्या है, मार्केट में आप जो ट्रेंड पकड़ रहे हो, हाँ। है ना, ये थ्योरी ट्रेंड की लिखी किसने? चार्ल्स एच डाउ ने डाउ थ्योरी लिखी, जॉन मर्फी ने चार्ट पैटर्न्स लिखे। क्या कभी उन्होंने इंट्राडे टाइम फ्रेम्स की बात करी? द आंसर इज नो। ये इंट्राडे टाइम फ्रेम तो ब्रोकिंग और मीडिया इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। अब बड़े टाइम फ्रेम्स को देखो ना। देखो, थ्योरी क्या कहती है, आप बड़े ट्रेंड को पकड़ो। यहाँ पर क्या है, हम बड़ा ट्रेंड भी नहीं पकड़ रहे हैं, हम माइनर ट्रेंड पकड़ रहे हैं। जबकि थ्योरी क्या कहती है कि करेक्टिव ट्रेंड को भी मत पकड़ो, क्योंकि करेक्शन जो है ना वो ओवरनाइट खत्म हो जाती है। जैसे बिगेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जब मैं मार्केट में एंटर हुआ तो निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट हुआ था, है ना। दिल्ली के ऊपर से जहाज निकल रहे थे, कारगिल वॉर चल रही थी, मार्केट में करेक्शन आई, दोबारा मार्केट ने अप ट्रेंड को रिज्यूम करा। मार्केट वॉज इन अ अप ट्रेंड, है ना। अभी गोल्ड सिल्वर की आप बात करो तो अप ट्रेंड में चल रहे हैं, बीच में करेक्शंस आती हैं। बट करेक्शंस को भी पकड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं पकड़ना चाहिए? क्योंकि करेक्शंस अपने डायरेक्शन को ओवरनाइट चेंज कर लेती है विदाउट गिविंग एनी वार्निंग सिग्नल। और उससे भी छोटा ट्रेंड होता है माइनर ट्रेंड, उसको तो कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता। धरती पे कोई है ही नहीं। ये तो मुकेश अंबानी जी का स्टेटमेंट है कि उन्हें विश्व में कोई आदमी नहीं मिला जो बता पाए कि तेल का दाम कल क्या होगा। तो माइनर ट्रेंड के पीछे क्यों भाग रहे हो आप? वहीं नुकसान होता है। हाँ। तो अपना एक रूल बनाओ, नहीं तो आप सिप बना लो, निफ्टी के अंदर सिप बना लो, गोल्ड के अंदर सिप बना लो और निवेश करो। अब क्योंकि सिप का आपने जिक्र छेड़ दिया है तो मुझे आप ये बताएं कि मेरी सैलरी का कितना % होना चाहिए जो सिप में जाए ही जाए? ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि जब सारा खर्चा कर दिया तो जो बचे हुए पैसे वो हम सिप में डालते हैं। देखो, पता है क्या, बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको। आज तक LIC की सबसे बढ़िया पॉलिसी आई है LIC के इतिहास में, वो है जीवन श्री। ठीक है, उसका मैंने 25,000 कुछ एक रुपये प्रीमियम भरा और मैंने 2 पॉलिसी मेरे फादर ने दिलाई। तो मतलब कि 52,000 रुपीज़ प्रीमियम गया है। अब मुझसे पूछो, जब मैं प्रीमियम उसका भरता था, जब शुरुआत में मैंने ली थी, मेरा हार्ट टाइट हो जाता था। और आज जब वो मुझे पैसा मिलेगा 2027 या 28 में मिलना है मुझे पैसा, मुझे उस पैसे की किक ही नहीं है। ठीक है, जबकि रिटर्न अच्छी है, परसेंटेज टाइम रिटर्न अच्छी है। आज की डेट में आपको किक मिलेगी सिप से, क्योंकि इतना लंबा अगर मैंने सिप चलाया होता निफ्टी का, तो सोचो निफ्टी कहाँ से कहाँ हो गया, क्या कंपाउंडिंग आई है उसके अंदर। हाँ। तो एक टाइम था आपका जो PPF होता था 13% 14% का इंटरेस्ट होता था, आज रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% या शायद उससे भी नीचे रह कम हो गया। गया, हाँ। तो सिप आपको वो किक देगा। तो 2 चीज़ें हैं बड़ी क्लियर। अगर आपके पास पैसा निवेश के लिए है तो निवेश करो, निवेश नहीं है तो स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड करो। ट्रेड में भी इंट्राडे BTST नहीं करना है। आप 6 महीने, जैसे झुनझुनवाला जी बोलते थे ट्रेड करता हूँ, वो कोई इंट्राडे BTST करते थे। आप 6 महीने साल भर का बड़े चार्ट्स देखो, बड़े टाइम फ्रेम देखो, लिमिटेड चीज़ चूज़ करो आप, और तभी तो कैपिटल बनेगी आपकी। आप पहले तो एक्स्ट्रा इनकम की सोचो। देखो, एक मिडिल क्लास की चाहत क्या होती है आज की डेट में। जब हम छोटे थे तो गेलॉट्स क्वालिटी की आइसक्रीम वॉज अ लग्जरी आइसक्रीम। ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आज की डेट में आदमी नेचुरल्स खा लेगा। मिडिल क्लास को बुखारा नहीं जाना है, उसको ना नॉर्मल अच्छी दाल मखनी खाने को मिल जाए, मूवी देखने को मिल जाए, ठीक बात। उसको ये जो डायरेक्टर कट में नहीं जाना है, अच्छे से खाना खा ले, बच्चा पेप्सी पी ले, पॉपकॉर्न खा ले।
तो एक तरीके से आप काम करो, आपकी लाइफ पीसफुली निकल रही है ना, साइज तो धीरे धीरे बढ़ेगा आपका। तो इंट्राडे में आपने अभी तक अपने जीवन में लगभग 3 दशक का आपका अनुभव, किसी को हमेशा फायदे में देखा है? देखो मेरा ये मानना है इंट्राडे बीटीएसटी नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कर पाया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कर नहीं पाएगा, बट इंट्राडे बीटीएसटी से रेगुलर पे जीतना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको कितने एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ। देखो पहले क्या था, ब्रोकर जॉबर बिठाता था। आज की डेट में भी ना आप एनएससी की बल्क ब्लॉक डील उठाओगे तो कई ब्रोकर्स हैं जिनका नाम ना बल्क डील में आते हैं। बल्क डील नहीं हो रही होती है, वो उनके यहाँ जॉबर बैठे हुए हैं जो कि वॉल्यूम कर रहे हैं, खटर पटर कर रहे होते हैं, है ना। मैंने ऐसे बहुत ट्रेडर देखे हैं जो ऑफिस छोड़ के भागे हैं, जो शीशा तोड़ के भागे हैं। और मेरा ये मानना है अगर आप पैसा कमा भी रहे हो तो मनी डज नॉट कम फ्री। आपने तो जॉब भी करी है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ठीक बात। है ना। तो जॉब में भी स्ट्रेस होता है आपको, मनी डज नॉट कम फ्री। अगर इंट्राडे में, अगर आप इंट्राडे बीटीएसटी में पैसा कमा रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे टोल भी दे रहा है। तो पैसा एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, क्या फ़ायदा है उसका। तो अपना स्ट्रेटेजी बना के, थोड़ा लंबी अवधि का नज़रिया बना के आप काम करो तो आप जीतोगे। क्या है, आप, ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी लिस्ट हुई थी एल्केम लैब्स, ठीक है ना। आज आप उसका रेट देखो, अब हमने रिसर्च करी है, बढ़िया है यार, इसमें म्यूचुअल फंड की बाइंग आएगी। मैं उस टाइम पर एफडी के अगेंस्ट ओडी करके ना लोन लेता है। जैसे आप कहते हो ना पैसा खाली पड़ा है, तो हाँ। आइडियल नहीं पड़ा है, लोन लेते थे। लोन लेके हमने एल्केम लैब खरीद लिया फरवरी में। अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, एक आध महीना हो सकता है। गणित ये था, कैलकुलेशन ये थी कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म नहीं होगा। फाइनेंशियल ईयर भी ख़त्म हो गया, ठीक है ना। वो जाके चीज़ कंट्रोल में आई नवंबर दिसंबर में, वो चीज़ कंट्रोल में आई नवंबर दिसंबर में। तब तक तो चीज़ वैसे ही ठीक हो गई थी। तब मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया लॉन्ग टर्म के अंदर, और लॉन्ग टर्म में वो हुआ 4 गुना 5 गुना की कहानी बनी। हाँ। बट जो सोच के लिया था वो तो नहीं हुआ ना। तो शॉर्ट टर्म तो मत सोचो। मैंने खुद देखा है, कई बार चाइनीज़ क्राइसिस आ गया, कभी कुछ आ जाता है। तो थोड़ा सा बड़ा नज़रिया बनाओ, पीस ऑफ माइंड के साथ रहो। और एक चीज़ और बोलूँगा मैं आपको, मैंने ये देखा है कि देखो अधिकतर ट्रेडर जो है ना वो मैन होते हैं, ठीक है ना। वो ना कहीं किसी ना किसी झंझट में फंसे रहते हैं। हाँ। अब कहीं जाना है तो क्या है, वाइफ को बोलेंगे यार आज मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ। तो ये लाइफ को तो एंजॉय करो ना आप यार। काहे को ऐसा काम ही क्यों करना है कि शाम को अगर आपको मूवी जाना है, घूमने जाना है, एंजॉय करना है, आपका जाने का मन ही नहीं है। ये इंट्राडे बीटीएसटी टू मी इज़ अ बिग पॉइजन, इससे दूर रहो। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं सर जो ऑफिस में बैठ के इंट्राडे कर रहे हैं, मतलब वो बॉस की गाली भी खा रहे हैं, उनको अगले आधे घंटे में मीटिंग के लिए भी जाना है और वो इंट्राडे भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या सलाह है? देखो जी, वो क्या करते हैं, ऐसे मैंने 1-2 लोगों को सलाह दी। एक तो मेरे रिलेटिव ही है, उनको मैंने बोला कि आप ये पैसा दीदी को दे दो, अच्छा। है ना भाई, वो शॉपिंग कराएंगी। कहते बात। नहीं। अब क्या है कि पैसा ना कई लोगों को उड़ा के मज़ा आता है, और मैं कहता हूँ पैसे का अनादर नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी उसी के पास टिकती है जो लक्ष्मी का आदर करता है, पैसा उड़ाने के लिए नहीं है। तो ये मुझे 2 चीज़ समझ में आई। पहले तो 5 से 7 लाख रुपया अगर किसी के पास है तो वो साल 1.5 साल या शॉर्ट टर्म का अगर आपने कहा दिमाग में रखे तो वो 25 से 30 हज़ार महीना कमा सकता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों मिक्स करके। अब इसका तरीका क्या हो, फिर मैं चाहती हूँ आप वो भी समझाएं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा हमें तरीका जो समझ में आता है वो तो बहुत लंबा हमें बताया गया है कि बच्चे की शादी के लिए रख दो, बच्चे की एजुकेशन के लिए रख दो, अपने रिटायरमेंट का कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए रख दो, आपको घर लेना है या गाड़ी लेना है तो उसके लिए रख दो। हमें निवेश का ये तरीका समझाया गया है। आपका तरीका? देखो मेरा ये मानना है कि आप पैसा तो देखो जिसके पास है निवेश के लिए वो निवेश कर लेगा, पैसा नहीं है तो ट्रेड करोगे। ट्रेड करने के लिए क्या है, पहला रूल है इंट्राडे बीटीएसटी नहीं करना है। आप बड़े टाइम फ्रेम देखो, वीकली मंथली, लोगों ने क्वार्टरली चार्ट्स ही नहीं देखे हैं। बड़ा ट्रेंड देखो, उसको टेक्निकल को सीखो। आप पैसा ऐसा थोड़ी ना आएगा। बड़े ट्रेंड्स को देखो, वीकली मंथली क्वार्टरली चार्ट्स को देखो आप, और उसको देख के आप काम करो। शुरू में आपको सीखने में टाइम लगेगा, 1-1.5 साल लग सकता है। एक बार आप सीख गए तो आपकी ना लिक्विडिटी बनेगी, आपके पास एक्स्ट्रा इनकम बनेगी। आपको देना क्या है, शुरू में आपके 2 घंटे लगेंगे रिसर्च के अंदर। धीरे धीरे जैसे आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको 1.25-1.5 घंटा निकालना है। बीच में आपको बार बार रेट नहीं देखना है आधे घंटे में। 3 बजे 2:30 बजे के बाद एक बार मार्केट देख लिया, अपने पोर्टफोलियो का रेट देख लिया। और दूसरा क्या है, मैं ये कहता हूँ, जैसे आपने पूछा, अपना मकान लेना है उसके लिए लोन लेना है। और मैं तो हर एक को ये भी बोलता हूँ
कि लड़की की शादी के लिए पैसा मत जोड़ो यार। मैंने लोग ऐसे ऐसे लोग देखे हैं बैंक में कैशियर, जो सुबह तो ऑटो करके आ रही थी और वापसी पैदल जाती थी, ठीक है ना, एक दिन के अंदर अपने जीवन की सारी कमाई लड़की की शादी में उड़ा दी। और वो लोग आते हैं जो थैंकलेस होते हैं, जो कमियां भी निकाल देते हैं। तो अब धीरे धीरे ना चीज़ें चेंज हो रही हैं। बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, और ये शादी के लिए, भविष्य के लिए आप मत सोचो। सेव करो, फ्यूचर के लिए सेव करो, बट ये मत सोचो कि बच्चे के लिए सेव कर रहा हूँ। और एक लिक्विडिटी को क्रिएट करो जो आपका आज सुधारे, मेमोरी क्रिएट करो। अगर आपके हाथ में लिक्विडिटी है तो जो छोटी छोटी मेमोरीज आप एज अ फैमिली क्रिएट कर रहे हो एंजॉय करके, उसको क्रिएट करो आप। कोई ऐसा भी है जिसे आप सलाह देंगे कि तुम्हारे लिए तो शेयर मार्केट है ही नहीं, या तुम्हें तो इंट्राडे तो चलो नहीं, पर आप फिर भी कह रहे हैं कि 2 महीने और हफ्ते वाले। देखो, इम्पल्सिव लोगों के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, पेशेंस नहीं है, आप रूल बेस्ड काम नहीं कर सकते, तो आप क्या ट्रेड करोगे। इम्पल्सिव लोग, जो लोग इम्पल्स में आके काम कर जाते हैं, भाई किसी से कुछ सुना, जो बोलते हैं ना हर्ड मेंटेलिटी है, हाँ। तो ये सब नहीं। किसी व्हाट्सएप ग्रुप, अपनी रिसर्च पे काम करो ना। पर हमको तो ऐसे ही बताया जाता है कि जी ये टिप आज सुबह सुबह की मिली है, अब ये तो तुम देखना शाम तक तो चमत्कार हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उसमें तो पैसा लगेगा। टिप पे किसने पैसा कमाया। देखिए, टिप जो बोल रहे हो ना, ये खबर है। और आपको एक बड़ी चीज़ बताता हूँ, खबर पे काम करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। कि आप गेस कर सकते हैं क्या 2 चीज़ें चाहिए। नहीं। एक तो गलत निकलने पर, खबर गलत निकलने पर बाजार को घाटा, लॉस देने के लिए पैसा चाहिए आपको। और अगर आपने घाटा बुक नहीं करा खबर पे काम करके, हाँ। तो कब्र में जाने के लिए कफन के पैसे होने चाहिए आपके पास। अच्छा, और तो कितने % चांस है कि ऐसा नहीं, होगा? खबर पे तो अगर आप काम करोगे आप घाटा ही करोगे, खबर पे काम थोड़ा ना होता है। और एक दो चीज़ और बताऊँ, नेवर टेक ट्रैवलिंग एडवाइस, नेवर गिव ट्रैवलिंग एडवाइस। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। दिल्ली के एक बहुत बड़े ब्रोकर हैं, नाम भी लेता हूँ, वो तो खुश भी होते हैं उनका, मैं 1-2 बार उनसे सीखा है। महेश्वरी जी हैं, वो बड़े ब्रोकर हैं। एक कोई गेट टुगेदर थी, वहाँ पर थी पार्टी, मिले मेरे को वो। आप कहते हैं कि क्या ले लूँ, तो मेरे को कोई स्ट्राइक नहीं करा। आप एकदम से मुझसे पूछो क्या ले लूँ, ऐसे थोड़ा स्ट्राइक करता है। तो उस दिन ना ऐसे ही वो श्नाइडर इलेक्ट्रिकल बड़ा हुआ था, 125 रुपये का भाव था। उन्होंने ना अच्छा खासा 1-1.5 करोड़ रुपए का सामान खरीद लिया। अब वो श्नाइडर इलेक्ट्रिकल, आप मानोगे 3 साल हिला ही नहीं। मुझे जितनी बार मिलते थे पूछते थे। मैंने कहा जी ना मैंने लिया श्नाइडर खुद ने, ना मैंने किसी को रिकमेंड करा। ड्रिंक का ग्लास हाथ में था, आपने पूछा, मैंने श्नाइडर बोल दिया। तो जैसे हम लोगों को बोलते हैं ना कि आप ट्रैवलिंग एडवाइस मत, घूमते घूमते चीज़ मत लो, तो एज अ एडवाइज़र हमारा भी रोल है, किसी को ट्रैवलिंग एडवाइस मत दो। मैंने वहाँ से सबको देनी बंद कर दी। अब वो एक समझदार आदमी थे, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे थे। वो 125 रुपये का शेयर पता नहीं कितने गुना हो गया, 1000 रुपये से भी ऊपर हो चुका है। तो ना बट 3-4 साल तो वो स्टॉक हिला नहीं ना। वो तो उनकी क्षमता थी, उनकी कैपेसिटी थी, उन्होंने होल्ड कर लिया। यही मैं पूछने जा रही थी कि उन्होंने रखा इतने दिनों तक भाई स्टॉक। मल्टीनेशनल कंपनी थी ना, उन्होंने रख लिया। ये कोई देसी वेसी कंपनी होती तो रखी भी नहीं जाती। हाँ, ठीक बात। तो ना, एक तो क्या है, खबर पे काम मत करो, कभी किसी से ट्रैवलिंग एडवाइस मत लो। हाँ। किसी को ट्रैवलिंग एडवाइस मत दो। मैंने खुद देखा है, जब मैं बोलता था गोल्ड ले लो, लोग चांदी पूछते थे। जब मैं बोलता था चांदी ले लो, तो लोग गोल्ड पूछते हैं। तो ना, जो आदमी बोल रहा है वो सुन लो या अपनी रिसर्च कर लो। अब ये रिसर्च के ऊपर जो नया ट्रेंड चला है वो है एआई का, है ना। बहुत से ऐसे ऐप्स आ गए हैं और बहुत से लोग रेकमेंड कर रहे हैं कि आप तो क्या ही कैलकुलेट करोगे जो एआई कैलकुलेट कर लेता है। तो एआई पे भरोसा करके और उसकी रिसर्च पे भरोसा करके पैसे लगाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। देखो, एआई थोड़ा ना आपको बोलेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने सेल स्पॉट करा था, सेल वहाँ से 25-30 रुपये ऊपर है। मेरे ऑफिस में किसी ने सेल से रिपोर्ट मांगी, एआई से रिपोर्ट मांगी, उसने सेल लेने से मना कर दिया। और दूसरा क्या है, देखो, पैसा अगर कोई बना के दे दे आपको, तो वो पैसा नहीं है। पैसा तो आपको क्राउड के अगेंस्ट जाके बनेगा। तो पैसे के लिए आपको करनी है रिसर्च। चार्ट्स आप देखो, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर है, investing.com है, एकदम सस्ते चार्ट्स मिलते हैं। फिर बाकी रिसर्च आपको करनी है, बीएससी की वेबसाइट पे सब कुछ मिलता है। बीएससी की एक सर्विस है, बीएससी अलर्ट्स करके एक वेबसाइट है, उसको आप सब्सक्राइब करो। 500 रुपये साल का लेता है वो आपसे, 500-600 ऐसे कुछ लेता है। उसमें जितने आप स्टॉक्स डाल दोगे, देखो 5 स्टॉक तक तो फ्री है सर्विस, 5 के ऊपर लेने हैं तो जैसे कोई अनाउंसमेंट आती है आपको मेल आ जाता है। तो आपको बैलेंस शीट देखनी है, अकाउंट्स पढ़ने हैं, वो आपको एआई थोड़ा ना पढ़ के बताएगा। वो तो रिसर्च तो खुद ही करनी है। अगर एआई अगर पैसा कमा के दे देगा आपको, हाँ। फिर तो कोई आदमी इंडस्ट्री ही नहीं चलाएगा।
पर ऐसा आपको नहीं लगता कि बहुत से ऐसे लोग हैं मार्केट में जिन्हें चार्ट पढ़ने नहीं आता, जिन्हें फंडामेंटल की समझ नहीं है मार्केट के, तो ऐसे लोग क्या करें, कैसे सीखें या कहाँ जाएं? देखो, सबसे बेस्ट तो क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कई मेरे को यंगस्टर्स मिलते हैं, उनको ना स्टॉक मार्केट करनी है, मैं बोलता हूँ CFA कर लो, नहीं करनी MBA कर लो। तो वो सोचते हैं कि ना मार्केट कोई इजी गेम है जहाँ पर आप ट्रेड करके पैसे बना लोगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। रिसर्च तो आपको करनी पड़ेगी। फंडामेंटल तो मैं कहता हूँ हर बंदे को फंडामेंटल पे कमांड होना चाहिए। आप तो यंगस्टर को मैं बोलता हूँ CFA करो ना। आप CFA जॉब के लिए मत करो, आपको वैल्यूशन का खेल समझ में आएगा। अगर आपको दिखेगा कंपनी के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यूशन है, हाँ। तो आप उसको करोगे ना आप। बट ये कोई भी कर सकता है, और कितना टाइम नहीं, लगेगा पैशन है सीएफए? जी, पैशन। मैंने करा नहीं है बट पैशन है, इसलिए होना चाहिए। अब इसमें भी देखो अलग अलग लोग। मुझे तो इंटरेस्ट आ गया सर। मैं तो समझना चाहती हूँ कि ये कैसे कर सकता है, कौन कर सकता है, कितना समय लगेगा, कुछ आइडिया? नहीं, मेरे 2-3 साल तो लगते ही हैं। इसके लेवल्स होते हैं CFA के। वैल्यूशन का खेल है। आप अकाउंट्स को पढ़ो। अकाउंट जैसे आप MBA में अकाउंट्स होते हैं MBA पढ़ने के लिए। हाँ। आप अकाउंट्स पढ़ो ना इस तरीके से। बैलेंस शीट की, आप बैलेंस शीट के एक्सपर्ट पढ़ो, बैलेंस शीट की फजिंग को पढ़ो, फॉरेंसिक ऑडिट सीख लो आप। जब आपको पैसा लगाना है तो आप सब कुछ देखोगे कि नहीं देखोगे आप? ठीक बात। तो आप अच्छे से चीज़ को पढ़ो ना भाई। अगर कैश आ रहा है तो कैश जा कर आ रहा है, कैश फ्लो को देखो। पढ़ना तो पड़ेगा। पैसा ऐसे तो आएगा नहीं कि आप सोचो कि सब कुछ वैसे कर लो। और ये जो इन्फ्लुएंसर को देख देख के हम खबरें इकट्ठी करते रहते हैं और उसके आधार पर हम निवेश करते हैं, फिर वो कहाँ तक ठीक है? देखो, पता है क्या है, कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग डिफरेंट। अगर कंटेंट क्रिएटर को इतना ही मालूम होता तो वो कंटेंट क्यों क्रिएट कर रहा होता? ठीक बात। तो रिसर्च तो आपको ना अपनी करनी पड़ेगी, क्योंकि ना आपको अगर इन्फ्लुएंसर ने स्टॉक या एसेट क्लास ठीक भी बता दिया, हाँ। तो आप तो पैसा तभी बनाओगे व्हेन यू बाय राइट एसेट क्लास, राइट स्टॉक एट अ राइट टाइम एट अ राइट प्राइस। आपने मुझे कहा सर कि LIC में आपने 52,000 समथिंग जो निवेश किया था, और अब आप उसकी ओर देख भी नहीं रहे हैं पलट के। समझना मैं ये चाहती हूँ कि LIC की स्कीम अभी भी चल रही है, और सिर्फ LIC में नाम लेके नहीं पूछना चाह रही हूँ। मेरा ये सवाल है कि बैंक में आप जब पहुँचिए तो वहाँ पर आपको एडवाइस दी जाती है कि आप ये स्कीम ले लो। यूलिप की आपको बहुत सी स्कीम दी जाती है। आपको ये कहा जाता है कि बच्चे के लिए ये आप ले लो और आपको अगले 10 साल में 12% 13% रिटर्न के साथ पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, और उतना तो वो शॉर्ट आपको बताते ही हैं। तो ये जितनी भी स्कीम मार्केट में चल रही है, जिसमें मैं श्योर हूँ मेरे व्यूवर ने पैसा ज़रूर लगाया होगा, उसमें लगाना है? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब ट्रैप करते हैं। कितने लोग इंश्योरेंस में फंसे हैं। मैं कहता हूँ देखो, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जब मेरा पीक टाइम था, जब मैंने LIC में पैसा डाला है ना, मैंने अपने आप को तंग करके करा कि फ्यूचर में मिलेगा। अब मैं फ्यूचर में अलग लेवल पे पहुंच गया हूँ, ठीक है ना। वो जो पैसा मिलेगा उसमें मेरी डिज़ायर भी पूरी नहीं होती है आज की डेट में। मैं जब पैसा डाला उस समय मैं टाटा सफारी लेना चाहता था। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं सेकेंड हैंड लेता। हाँ। मैं देख रहा था, जिनको मैंने बोला उन्होंने मुझे डराया, इसकी सर्विस में 10,000 रुपये लगते हैं। हाँ। है ना। आज मैं जो भी गाड़ी लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ, बट मैं लेता नहीं। मेरा क्रेज़ी ख़त्म हो रखा है। तो ना अपने आप को तंग करके पॉलिसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपना कैश फ्लो इम्प्रूव करना चाहिए। आपको अगर निवेश करना है, जैसे मैंने PPF में पैसा डाला, वो एक नेसेसिटी है, उसको मैं रिटर्न के लिए नहीं करता हूँ। PPF को रिप्लेस करो ना आप निफ्टी के सिप से। LIC में अगर आपको करना है तो एक निफ्टी का सिप कर दिया, वो बस एक हो गया फ्यूचर के लिए। बाकी आप अपने आज को देखो ना। आज की डेट में तो बीमारियां भी इतनी जल्दी जल्दी लग जाती हैं। अपने आज को सुधारो। आप अपनी आज की मेमोरीज क्रिएट करो। सैलरी आ रही है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम निकालिए अपनी। आप बताओ ना, मिडिल क्लास की चाहत क्या होती है? उसको कोई बिजनेस क्लास में थोड़ा ट्रैवल करना है। वो तो सेकंड AC थर्ड AC में जाके भी खुश है। आप देखो ना, दिल्ली की रोड पर परिवार वाले सर्दी के अंदर 2 व्हीलर के ऊपर भी खुशी खुशी जा रहे होते हैं। तो अपनी मेमोरीज को क्रिएट करो आप। मैं ये कहता हूँ, ये फालतू के चक्कर में आप सोचो कि इसमें लगा दिया, उसमें लगा दिया, 20 साल बाद ये मिलेगा। यार 20 साल बाद किसने क्या देखा है? आपने अभी कहा कि PPF के पैसे को आप निफ्टी आप PPF देखो, अब मैं जॉब तो कर नहीं रहा हूँ। जो मेरा EPF है, जहाँ पे मेरा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, PPF तो मेरा पर्सनल होता है। हाँ। वो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे फादर ने शुरू कराया था, ठीक है ना। तो उस समय तो जितनी लिमिट होती थी उतने भी पैसे नहीं होते थे। वो तो मैं उनकी रिस्पेक्ट में, मतलब कि मेरा हर अप्रैल को एक चेक चले जाता है, ठीक है ना। वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसको मैं इन्वेस्टमेंट भी नहीं मान रहा हूँ। वो एक समथिंग इमोशनल वो हो जाता है। बाकी क्या है कि आप निफ्टी में सिप करो ना। आप देखो ना, कंपाउंडिंग कितनी आती है।
पीपीएफ में भी अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, निवेश, पीपीएफ में देखो ना 8% ही तो टैक्स फ्री है ना। हमें लगता है शायद पीपीएफ सेफ है। हमें लगता है कि पीपीएफ हमें एफडी से तो ज्यादा दे रहा है, और निफ्टी का जो रिस्क है वो भी यहाँ पर देखो नहीं है। रिस्क, देखो मेरा ये मानना है कि आप ये मान लो, मन को समझाने के लिए ना, अब रिस्क तो क्या है, आप किसी को कुछ मालूम ही नहीं है कब कब कौन चले जाएगा, तो रिस्क की तो चिंता करनी नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है निफ्टी में अगर आप लंबे पीरियड का नज़रिया बना के सिप कर रहे हो, लेट्स से 15 साल 20 साल का, तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है, स्टेट बैंक का एफडी का इंटरेस्ट उस पर टैक्स लगा के मिल जाएगा। तो फिर वही सोच लो कि भैया अब यही था किस्मत में, रोने से क्या होगा। एफडी में फिर पैसा लगाना चाहिए क्या? एफडी में डालना है पैसा? देखो लिक्विडिटी तो आप रखोगे ना। अगर आपके पास पैसा उतना है, अगर सरप्लस पैसा है तो एफडी में रख दो, नहीं है तो पहला पैसा तो मेरा ऐसा मानना चाहिए कि एक रेगुलर पैसा निवेश के लिए निफ्टी के सिप में जाना चाहिए। आप इमरजेंसी फंड रखते हैं? इमरजेंसी तो मैं पर रखता ही हूँ, हमेशा रखना ही चाहिए, रखना भी चाहिए पैसा। सभी को रखना चाहिए? सभी को रखना चाहिए, ना सिर्फ अपने लिए, अपने आसपास वालों के लिए भी रखना चाहिए, कभी कोई मांग ले। हाँ, अच्छा। हाँ, और इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड तो मेडिकल इमरजेंसी होती है, या आपके कोई नियर एंड डियर वाला है जिसको मकान बनाना है अपना, तो आप उसको हेल्प करोगे। हाँ। उसके सिवाय तो कोई इमरजेंसी फंड होता ही नहीं है। सैलरीड क्लास को नौकरी चली जाए तो उसके लिए भी शायद रखना है। देखो हाँ, वो तो होता है, बट होता क्या है, सैलरीड क्लास आज की डेट में ना इतने अच्छे उसके जॉब वाले दोस्त होते हैं कि एक जॉब जाते ही उसको खाली नहीं बैठने देते हैं, दूसरी जॉब मिल जाती है। तो ये इमरजेंसी फंड मैं एफडी में डालूं या नहीं डालूं, उसको भी? नहीं, इमरजेंसी फंड एफडी में डालने में क्या दिक्कत है, आप उसको जब मर्जी ब्रेक कर सकते हो, जरूरत है तो। मैंने एक एक्सपर्ट को ये कहते सुना कि आप एफडी में जो पैसा डालते हो वो आप उसमें मत डालो, मतलब उनका कहना था एफडी में आप बिल्कुल पैसे मत रखो, डेट फंड में रखो। तो क्या आपको भी लगता है कि एफडी में पैसा नहीं होना चाहिए, डेट फंड में देखो होना मैंने चाहिए? नहीं आज तक डेट फंड में रखा। वो क्या है, फिर वही चीज़ आ जाती है कि कैलकुलेट करो कि यार यहाँ पे आधा % 1% ज़्यादा आ रहा है। हाँ। अब वो डेट में उसने कभी कोई गंदा पेपर ले लिया जिसको मैं रिस्क फ्री मान रहा हूँ, उसमें रिस्क आ गया तो मैं क्या करूँगा? हाँ। है ना। तो मैं तो मार्केट में खुल के रिस्क ले रहा हूँ ना, तो मेरा मार्केट का पैसा अलग हो गया। एफडी मतलब एफडी होनी चाहिए कि अगर वहाँ पर पड़ा हुआ है तो वो सेफ है। तो फिर आप सुकन्या समृद्धि के भी फेवर में नहीं होंगे? नहीं, मैंने उसको देखा नहीं है, बट अच्छा। लेकिन वो ठीक होगा उसमें। हाँ। तो वो तो सरकार का है। हाँ। सरकार की चीज़ तो सेफ है। हाँ। बट डेट फंड में आप एक चीज़ समझो, अगर आज मैंने डेट फंड में पैसा लगा दिया, ठीक है ना, अब आप कोई चीज़ करते हो, पोर्टफोलियो लिया, गंदे शेयर लिए, है ना, आदमी की डेथ हो गई, कल को उसके बेटे की शादी होती है, ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, वो बोलेंगे दादा यार कैसे शेयर लेके कचरा छोड़ गया, है ना, यार कैसा डेट फंड लिया था। हाँ। यार एफडी तो फिर एफडी है ना। अगर आपको सेफ चाहिए तो 100% सेफ चाहिए। डेट में भी तो कचरा ले रहा होगा ना वो, कि नहीं ले रहा होगा? ठीक बात है। तो मुझे कचरा नहीं चाहिए। पोर्टफोलियो में क्या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी आप देखते हैं ऐसा जो कचरा होता है? मेरे को तो भाई बहुत डर लगता है माइक्रो कैप से, स्मॉल कैप से बहुत डर लगता है। मेरे को लगता है एडवेंचर करना ही क्यों है? क्यों एडवेंचर करना है? काहे को स्ट्रेस लेना है? ज्यादा पैसे मिलेंगे? नहीं, ज़्यादा मिलते नहीं है ना। आप एक चीज़ मानो, गलती तो होगी आपसे, आज नहीं होगी, 2 साल बाद होगी, 5 साल बाद होगी, और एक गलती आपकी 50 स्टॉक की कमाई लेके जाएगी। तो स्मॉल कैप से भी दूर रहना है? नहीं, आप मत रहो, मुझे डर लगता है तो मैं तो भुगत के कह रहा हूँ ना। मैंने तो कचरे में पैसा खोया है, तो कचरे से दूर रहूंगा मैं। कौन से कचरे में खोया है? नहीं, काफ़ी कचरों में, जैसे मैंने, आप मानेंगे, मैंने जेपी एसोसिएट्स में काफ़ी बड़ा पैसा डाला था 15-16 रुपए पर। मेरे लेने के बाद राकेश झुनझुनवाला जी का नाम आया शेयर होल्डिंग के अंदर, उसके बाद एनसीएलटी में चली गई। अब समझ ही नहीं आया क्या होगा। मेरी साल की 60% पता नहीं कितने % कमाई जेपी एसोसिएट लेके गया था। कई लोगों के साथ मुझे लगता है। और भी ऐसे कचरे स्टॉक्स में ना पैसा खोया है। तो मैंने एक चीज़ सीखी है कि स्टे विद दी क्वालिटी, या ज़रूरत क्या पड़ी है। और हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं, मेरी स्ट्रेंथ टेक्निकल है, तो टेक्निकल तो काम भी उसमें करता है ना, जो फ्रंट लाइन है, जो लार्ज कैप है। तो अब तो मुझे, आई लव ट्रेडिंग इंडेक्स, हर इंडेक्स का ETF है, उस पर काम करो आप। आपने कहा मेमोरीज बनानी चाहिए। मैं बहुत ऐसे अपने आप को बचा के और काट के पैसा इन्वेस्ट करने के फेवर में नहीं हूँ। तो ये मेमोरीज बनाने पे मेरा सवाल है, बहुत से एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आपको रेंट पे रहना चाहिए, घर नहीं लेना चाहिए। आपका स्टेक क्या है? नहीं, मेरा तो कहना है एक घर तो आपका होना चाहिए। तो फालतू की बात है कि क्यों रेंट पे रहना चाहिए। आपने अपने रहने के लिए घर लिया है, उसको तो कभी आप वो नहीं देते हो, बट कल को कुछ अनफोर्सीन चीज़ होती है तो घर ही तो आपकी स्ट्रेंथ है।
और किराए में बड़ी दिक्कत है। बच्चा छोटा है आपका, क्रिकेट खेल रहा है, मकान मालिक बोलेगा यहाँ नहीं खेलना, वहाँ नहीं खेलना। आप खुल के फर्नीचर नहीं ले पाओगे, खुल के कर्टन नहीं ले पाओगे, खुल के उसको डेकोरेट नहीं कर पाओगे। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए तंग हो गए, अच्छे से शावर नहीं लगा पाओगे, अच्छे से पार्टीशन नहीं कर पाओगे, मॉड्यूलर किचन अपनी पसंद का नहीं ले पाओगे। किराएदार मकान मालिक तो किराए के हिसाब से देगा ना। ठीक मेमोरी तो तभी क्रिएट होगी जब मकान आपका अपना है। तो वो आपका इसके ऊपर क्या स्टेक है? मैं चाहती हूँ व्यूवर भी हमें बताएं कि किराए के घर पे रहना या अपना घर लेना, दोनों में से आप किसे बेहतर समझते हैं, वो मुझे कमेंट करके आप बताओ। और ये फिर क्या घर लेने की कोई एज भी होती है? 25 साल में ले लें अगर बन रहा है तो? पहले लेना चाहिए। अब इसमें पता क्या है, देखो देयर आर नो रूल्स। जैसे मेरी एक फैमिली फ्रेंड ही है, मेरी मतलब कि बड़ी क्लोज है, मेरी सिस्टर की फ्रेंड है। अब उनके दोनों बेटे IIM पास आउट हैं। अब वो घर नहीं ले रहे क्योंकि दे आर एट एज, उनको लगता है कि यार अब घर लेके हम EMI का चक्कर क्यों करें, हम किराए पर दे आर अच्छे से रह रहे हैं, है ना। हस्बैंड ने अपना VRS ले लिया है। तो ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है घर आपको जितना जल्दी हो सके घर लेना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, वी आर मैरिड टू लैंड। बिफोर वी गेट मैरिड, मतलब वी आर ऑल आर मैरिड टू लैंड, वी वांट हाउस। तो घर होना जरूरी है।